हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संजीत झा क्लासेस पे। दोस्तों देख सकते हैं हमारे हाथ में जो बुक है ना, वो क्लास 11 और 12 दोनों है, इंग्लिश का बुक है। और आप लोग अभी इस साल जो लोग माध्यमिक दिए ना, जो आप लोग जो स्टूडेंट माध्यमिक दिए हैं, वो तो अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। 2 महीना या 1.5 महीना बाद रिजल्ट आ ही जाएगा। बट आप लोग जब न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे, क्लास 11 में जाएंगे ना, तो आपको सेमेस्टर सिस्टम मिलेगा, जहां पे आपको क्लास 11 का है सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ना है। मतलब पहले क्या होता था कि आप साल में एक फाइनल एग्जाम देते थे और बीच में आपका स्कूल से टेस्ट होता था हाफ ईयरली। बट आप जब अभी 11 में जाएंगे ना, तो आपको एक सेमेस्टर वाला नियम के बारे में पता चलेगा, जहां पे आप क्लास 11 में 2 सेमेस्टर देंगे। सेमेस्टर का मतलब ये होता है दोस्तों कि 6 मंथ के बाद एग्जाम होगा, कि आपको पहले 6 महीना मिलेंगे, फिर आप एग्जाम दीजिएगा और फिर आपको लास्ट 6 महीना मिलेंगे, अर्थात 2 बार आपको एग्जाम होंगे। क्लास 11 में पहला सेमेस्टर है और दूसरा सेमेस्टर है, तो हो गया। तो जब आप लोग क्लास 11 में एडमिशन लीजिएगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होगा आपका, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंग्लिश में एक पोयम पढ़ने को मिलेगा, जिसका नाम है द बेंगल सेलर्स। आप लोग बोर्ड पर भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है द बेंगल सेलर्स। और इस पोयम को लिखे हैं सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, आप में से बहुत बच्चे सरोजिनी नायडू जी का नाम सुने होंगे या जानते होंगे। ठीक है, हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ के आएंगे सरोजिनी नायडू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जैसे तो आपको फर्स्ट एक पोयम मिलेगा द बेंगल सेलर्स। बहुत ही अच्छा पोयम है ये, और बहुत ही हमें क्या होता है, इस पोयम से हमें बहुत कुछ सीख मिलता है, हमारे समाज को दर्शाता है, हमारे समाज को रिलेट करता है ये पोयम। ठीक है, खास करके वुमेन्स लोगों के लिए, महिला लोगों के लिए। तो आज हम लोग द बेंगल सेलर्स को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बस आप लोग जब फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, तो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। आप जब फर्स्ट सेमेस्टर क्लास 11 में जाएंगे ना, तो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, सब एमसीक्यू आएंगे। आपके 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे ना, 40 नंबर के इंग्लिश में भी, वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है दोस्तों कि एक क्वेश्चन आएंगे और आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी सही ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। तो पोयम को भी दोस्तों आपको समरी या फिर कोई क्वेश्चन आंसर ये सब याद नहीं करना है। बस आपको पोयम को हम जैसे पढ़ाएंगे दोस्तों, आपको बस वो दिमाग में सुनना है, सुनते जाना है, हमारे साथ सुनते जाना है। और उससे उसके बाद जब हम लोग, अभी तो 11 स्टार्ट भी नहीं हुआ, बट आपको ये सब सुनना है। और साथ में जब आपका एग्जाम पास आएगा, ठीक है, उसके कुछ दिन पहले या एक महीना पहले हम क्या करेंगे, जितने भी पोयम है, प्रोज है, सभी के एमसीक्यू आपके सामने, ठीक है, एक क्लास में कंप्लीट कर देंगे, जिससे आप एग्जाम जब देने जाइएगा तो आप इजिली उसको कर पाइएगा एमसीक्यू को। ठीक है, बट सिर्फ आप अगर ऐसा सोचेंगे क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू कर लेंगे, ऐसे करने से अच्छा नियम नहीं होता है। अगर आप बेंगल सेलर पूरा समझ जाएंगे ना पोयम को, तो आपको कोई भी एमसीक्यू अगर आपके सामने आएगा, तो आप इजिली टिक कर देंगे सही आंसर पे। ठीक है, तो आइए समझते हैं द बेंगल सेलर्स पोयम को। ठीक है, तो द बेंगल सेलर्स, तो बेंगल का मतलब ये होता है दोस्तों चूड़ी। ठीक है, चूड़ियां होता है, और सेलर मतलब क्या होता है, बेचने वाला। तो चूड़ी विक्रेता, शुद्ध हिंदी में अगर बोलेंगे तो चूड़ी को बेचने वाला, चूड़ी विक्रेता, द बेंगल सेलर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें यह भी एक सीख है कि कोई भी काम जो होता है ना, वो जैसे द बैंगल सेलर है, जो चूड़ी बेचने वाले लोग हैं, वो उतने अमीर, वो लोग गरीब लोग ही है, चूड़ी बेचते हैं। बट ऐसा नहीं है कि समाज में उनको रिस्पेक्ट नहीं है या फिर वो छोटा काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं होता दोस्तों। हर काम का अपना एक महत्व होता है। ठीक है, और समाज में हमें हर हर चाहे वो कोई भी काम हो ना, हमें हर लोगों का सम्मान करना चाहिए। ये भी इस कविता में, पोयम में हमें सीख मिलती है। और बेंगल सेलर पोयम को लिखे सरोजिनी नायडू जी। तो आइए जानते हैं सरोजिनी नायडू जी के बारे में कुछ मेन बातें। इनका जो जन्म हुआ था ना, ये 1879 में हुआ था। सरोजिनी नायडू जी का जन्म 1879 में हुआ था, और इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, भारत की कोकिला, जिसको होता है नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये पोएट भी रही है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रही है, पॉलिटिकल में भी इन्वॉल्व रही थी। मतलब ये जो राजनीति होता है ना दोस्तों, उसमें भी ये थी। फ्रीडम फाइटर भी रह चुकी है, हमारे देश को आजाद कराने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में दोस्तों। हैदराबाद आप लोग जानते हैं, हैदराबाद में
ठीक है। शी वॉज अ चाइल्ड प्रोडिगी हु स्टडीड इन इंग्लैंड आफ्टर बीइंग बोर्न इन हैदराबाद। और इन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई कहाँ किया था? इंग्लैंड में। उसके बाद इन्होंने क्विट इंडिया और सिविल डिसओबीडियंस जैसे मूवमेंट में भी इन्होंने भाग लिया था, महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड होकर। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अर्थात असहयोग आंदोलन, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ के आ रहे हैं, आपको भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन पता होगा, ठीक है। ये सभी आंदोलन किसने चालू किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी से इंस्पायर्ड होकर, ठीक है, सरोजिनी नायडू जी ने क्या किया था? इन सब मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू लीड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। वह भारत की पहली, ठीक है, पहली महिला थी, भारत की पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925 में, इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसे आप लोग दोस्तों जानते हैं ना, कांग्रेस है, बीजेपी है, तृणमूल है, बहुत सारे पार्टी है ना, अगर कंट्री लेवल पे देखेंगे, नेशनल लेवल पे तो बीजेपी, ठीक है, एनडीए, जो भी होते हैं बहुत सारे, कांग्रेस। तो शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू लीड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1925 में क्या किया था? लीड किया था, ठीक है। मतलब एकदम फ्रंट से होता ना, मतलब वो मेन लीडर बन गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में। शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। और जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आजादी के बाद से जो यूपी है ना, यूपी राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि जानते हैं आप लोग, यूपी जो है मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया है, ठीक है। यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, सबसे ज्यादा लोग वहीं रहते हैं। तो जब हमारा देश दोस्तों आजाद हुआ ना, आजाद होने के बाद जो यूपी है, यूपी में वो पहली महिला गवर्नर बनी थी। जानते दोस्तों हर स्टेट का एक गवर्नर होता है, ठीक है, हर स्टेट का अपना एक अलग अलग गवर्नर होता है। तो यूपी की पहली महिला गवर्नर, आप लोग याद रखिएगा, द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ यूपी वॉज सरोजिनी नायडू आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारत की आजादी के बाद, ठीक है, बहुत ऐसा नहीं है भारत की आजादी के बाद पहली यूपी की वही बनी थी, मतलब कुछ और लोग बने होंगे। महिला के कैटेगरी में देखेंगे, फीमेल की कैटेगरी में देखेंगे दोस्तों, तो सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। शी वॉज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ नेशनलिज्म एंड वुमेन्स राइट हु डाइड इन 1949। वो बहुत ही क्या करती थी? नेशनलिज्म, राष्ट्र के लिए, और महिला लोग के अधिकार के लिए, वुमेन्स राइट, महिला लोग के अधिकार के लिए क्या करती थी? स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी, सपोर्ट करती थी महिला लोग को, फाइटर थी वो, ठीक है। और उनका देहांत, उनका मृत्यु दोस्तों 1949 में हो गया था, ठीक है। देखिए हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1949 में। बट आज भी इनको ना याद किया जाता है, इनका जो पॉलिटिकल लीगेसी और जो इन्होंने लिटरेचर की दुनिया में भी, जैसे पोएम अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल, ठीक है, और भी बहुत सारा मूवमेंट, फ्रीडम फाइटर, इतने तरह तरह के काम इन्होंने किया कि आज भी इन्हें हम लोग याद करते हैं। और ऐसा लगता है ये आज भी हमारे बीच ही है, क्योंकि इंसान, ठीक है, इंसान अपने काम से ही दोस्तों याद रखा जाता है, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू जी भी आज उनके कामों से हम लोग उन्हें आज भी याद करते हैं, ठीक है, इतना सम्मान करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए, कोई भी इंसान हो ना, वो सिर्फ ऐसे अगर जिंदगी में कुछ नहीं करेगा तो ऐसे लोग उसे याद नहीं रखेंगे। लोग आप अगर कुछ ऐसा करके जाएंगे ना, ठीक है, आप अगर कुछ ऐसा काम कर दिए अपने जीवन में, तो लोग उसे आजीवन याद रखते हैं। तो ये थे द बेंगल सेलर की जो पोएट है ना, सरोजिनी नायडू जी, इनके बारे में हमने बात कर लिया। अब हम चलते हैं पोएम में, कि आखिरकार पोएम में क्या लिखा गया है। द बेंगल सेलर, चोरी विक्रेता में क्या क्या बातें लिखी गई है। तो सबसे पहले, बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर आवर साइन लोड्स टू द टेम्पल फेयर। तो जो बेंगल सेलर होते हैं ना, who will buy these delicate bright rainbow tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lights for happy daughters and happy wives।
तो पोएम जो फर्स्ट, जो पहला हमारा जो पहला ये है ना, लाइनिंग वाले हैं, फर्स्ट लाइन जो है, ठीक है, फर्स्ट जो हमारा 6 लाइन है, ये इंट्रोडक्शन है हमारा। जो फर्स्ट का देखिए आप लोग बुक में कुछ 4 पैराग्राफ है, 1 2 3 4। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा, अब हम आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो चूड़ी विक्रेता है वो चूड़ियों का भार उठाए हुए माथे पे या सिर पे भार उठा के चूड़ियों का मंदिर में मेला लगा हुआ है, ठीक है, मंदिर है वहां पे भी मेला लगा हुआ है। तो मंदिर में जो मेला लगा हुआ है ना, वहां पे वो लोग चूड़ी विक्रेता लोग, बैंगल सेलर्स लोग जा रहे हैं। मंदिर में मेला लगा है और चूड़ी विक्रेता लोग कहाँ जा रहे हैं? मंदिर के मेले में जा रहे हैं। चूड़ी का है चमकदार चूड़ी दोस्तों, ठीक है, चमकदार जो लिखा हुआ है ना, शाइनिंग, शाइनिंग मतलब चमकदार, टेम्पल फेयर, मंदिर के मेले में जा रहे हैं, ठीक है। लोड, लोड मतलब ऐसे माथे पे उठाए हुए हैं, ठीक है। तो बैंगल सेलर्स लोग माथे पे चमकदार शाइनिंग बैंगल्स को उठाए हुए मंदिर के मेले में जा रहे हैं और कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, कि हमारा जो ये चमकदार चूड़ी है ना, इंद्रधनुषी, ठीक है, रेनबो का बात हुआ दोस्तों, रेनबो मतलब इंद्रधनुषी होता है। हमारा इंद्रधनुषी रूपी चमकदार चूड़ियों को कौन खरीदेगा? आपस में बात कर रहे हैं कि हमारा बैंगल सेलर्स कह रहे हैं कि हमारा इंद्रधनुषी रूपी चूड़ियों को, इंद्रधनुषी रूपी चमकदार चूड़ियों को कौन खरीदेगा? लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइफ फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ। और वो कह रहे हैं कि यह चूड़ी जो है खुशहाल बेटियों और खुशहाल पत्नियों के जीवन के लिए है, ठीक है, खुशहाल बेटियां, समाज में जो खुशहाल, ठीक है, बेटी पत्नी, उनके लिए ये चूड़ी, ठीक है, बहुत ही चमकदार चूड़ियां हैं जो उनके खुशियों के लिए है, उनके जीवन के, ठीक है, उनके जीवन के खुशी के लिए है। तो ये थे इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पे बैंगल सेलर क्या हो रहे हैं? मंदिर के मेले में जा रहे हैं, ठीक है, मंदिर के मेले में जा रहे हैं, माथे पे चूड़ियों का वजन उठाए हुए चमकदार चूड़ियों का, और आपस में बात कर रहे हैं कि हमारा जो ये चमकदार इंद्रधनुष के समान जो चूड़ी है ना, इंद्रधनुष जैसा दिखने वाला जो चूड़ी है, इसे कौन खरीदेगा, ठीक है। और ये जो खुशहाल, ये जो चूड़ी है ना, ये खुशहाल बेटियों, ये चूड़ी दोस्तों ध्यान सुनेगा, ये चूड़ी खुशहाल बेटियों और पत्नियों के जीवन के खुशहाली का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है यह चूड़ी, ठीक है, यह चूड़ी जो है बेटियों और पत्नियों के खुशहाली जीवन का प्रतीक है। सम आर मीट फॉर अ मेडन ट्रिस्ट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में दोस्तों। सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, ठीक है, कुमारी जो लड़कियां होती है, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, ठीक है, कुमारी लड़कियां, ठीक है, जिनका अभी शादी नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए भी कुछ चूड़ियां हैं। मतलब इसमें, इस पोयम में ना अलग अलग कैटेगरी की चूड़ियां हैं बैंगल सेलर के पास। सेलर के पास अलग अलग टाइप्स के बैंगल है कि जिनका अभी शादी नहीं हुआ उनके लिए अलग चूड़ी है, अलग कलर का चूड़ी है, जिनका शादी हो गया है उनके लिए अलग कलर की चूड़ियां हैं, जो लोग जैसे माँ पत्नी, इन लोगों के लिए, जो लोग आधे अपना जिंदगी को जी लिए हैं, आधा उम्र उनका बीत गया, उन लोगों के लिए, आप जो हाउसवाइफ है, जो माँ है, उन लोगों के लिए अलग चूड़ी है, अलग कलर की चूड़ी है। तो यहाँ पे यही बात बोला गया। तो फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन हो गया दोस्तों। सेकेंड में क्या है, जो जिनका कुमारी लड़कियों के लिए, कुमारी कन्याओं के लिए, ठीक है, कुमारी कन्याओं के लिए इनके पास कुछ चूड़ी है जो कि सिल्वर, ठीक है, और ब्लू कलर के हैं, ठीक है, सिल्वर और ब्लू कलर के हैं। और ऐसा दिखता है कि सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। और जो सिल्वर और ब्लू कलर के है ना, जो सिल्वर और ब्लू कलर के चूड़ी है ना कुमारी कन्याओं के लिए, ठीक है, उनके कलाइयों में, कुमारी कन्याओं के कलाइयों में, ठीक है, ये चूड़ी बहुत अच्छा लगेगा, सिल्वर और ब्लू कलर की है। और सिल्वर और ब्लू कलर जो है ना, वो दिखने में कैसा है, वो माउंटेन मिस्ट की तरह है। माउंटेन मिस्ट मतलब कि जो पहाड़ पे जब धुंध लगता है, पहाड़ों पे जब धुंध लगता है सुबह का टाइम दोस्तों, सुबह के टाइम पहाड़ों पे देखिएगा धुंध छाया हुआ रहता है, तो अच्छा लगता है दिखने में। वैसा ही सिल्वर एंड ब्लू है और दिखने में पहाड़ों की धुंध की तरह लगता है, ठीक है, कुमारी कन्याओं के लिए है, उनके कलाइयों में काफी अच्छा लगेगा। Some are flushed like a birds that drift on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. कुछ चूड़ियां जो है ना दोस्तों, कुछ चूड़ियां
फूलों के जो कुछ चूड़ियां जो है ना वो गुलाबी रंग की है, ठीक है। कुछ चूड़ियां जो फूलों का रंग होता है ना, फूल के कुछ फूल होते हैं गुलाबी रंग के, जो कुछ फूल होते हैं गुलाबी रंग के फूल की तरह कुछ चूड़ियां हैं, ठीक है। सम आर फ्लश लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम, ठीक है। तो कुछ चूड़ियां गुलाबी रंग के फूल की तरह है, कुछ चूड़ियां फूलों की तरह है जो गुलाबी रंग के हैं, कुछ चूड़ियां उन गुलाबी रंग के फूल की तरह है जो नदी के किनारे खिलने का सपना देखते हैं। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, कुछ चूड़ियां गुलाबी रंग के फूल की तरह है जो नदी के किनारे खिलने का सपना देखते हैं, और कुछ चूड़ियां हरा चमकदार पत्ते की तरह है। कुछ चूड़ियां जो ताजा ताजा हरा पत्ता होता है ना, चमकदार, देखते हैं ताजा पत्ता हरा चमकदार, कुछ चूड़ियां हरे पत्ते चमकदार जैसे है। तो ये था। तीसरा पैराग्राफ में आते हैं। तीसरा पैराग्राफ में है फॉर ब्राइड। ब्राइड मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्राइड मतलब होता है वधु, वधु का मतलब दुल्हन, ठीक है। जो लोग शादीशुदा हो जाते हैं, जिनका शादी होता है, दुल्हन, ठीक है। तो दुल्हन के लिए, ब्राइड के लिए, ठीक है। Some are like fields of sunlit corn meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of heart's desire, tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. तो जो ब्राइड होते हैं ना, दुल्हन होते हैं, वधु होते हैं, उनके लिए कुछ चूड़ी है। तो जो वधु के लिए चूड़ी है दोस्तों, वो सुनहले, ठीक है, सुनहले पीले रंग की चूड़ी है, सुनहला, ठीक है, सुनहला, ठीक है। जो आपका मक्के की खेत कैसा दिखने में लगता है। तो कुछ चूड़ियां वधु के लिए जो है उनके पास, बैंगल सेलर के पास कुछ चूड़ियां जो है वधु के लिए है, और वो चूड़ियां जो है ना पीले रंग की, ठीक है, पीले, सुनहले पीले रंग की है, ठीक है, सुनहला पीला रंग की है। जैसे कि मक्के का खेत में देखते हैं दोस्तों, कैसा मक्का दिखने में लगता है जब धूप खिलता है ना, मक्के का खेत में जब धूप खिलता है तो धूप में मक्के का खेत कितना चमकता है। धूप में मक्के का जो खेत होता है वो बहुत ज्यादा चमकदार लगता है, धूप में मक्के का खेत बहुत ज्यादा चमकदार लगता है। तो उस तरह से क्या होता है, जो दुल्हन के लिए चूड़ियां है ना, सनलिट कॉर्ड, मक्के की तरह कलर वाली, वो है, ठीक है। और कुछ चूड़ियां उनके लिए लाल और नारंगी की तरह है। जब देखिएगा दोस्तों, शादी के समय जब आग जलते हैं ना, ठीक है, मैरिज के समय जो मैरिज फायर होते हैं, जब आग जलते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं, आग जलते हैं, तो देखिएगा दोस्तों, जब आप लोग में से बहुत लोग जब शादी करेंगे तो उसमें देखिएगा कि जब अग्नि जलता है ना, तो उस अग्नि से जो लाल और नारंगी रंग के जो ये आग उठते हैं, आग की लपट, देखते हैं ना आग की लपट कितनी तेज होती है, तो लाल और नारंगी रंग की आग की लपट होती है। कुछ चूड़ियां ऐसे कलर की भी है जो शादी के समय जलने वाली अग्नि की तरह जो लपट उठता है उसके तरह लाल और नारंगी है कुछ चूड़ियां बैंगल सेलर के पास, ठीक है। और जो उनके, जो वधु के, जो दुल्हन के क्या करते हैं, हार्ट्स के डिजायर को, उनके हृदय में जो इच्छाएं हैं, नया जीवन शुरुआत करने जा रहे हैं, वो नए जीवन को लेकर जो उन्होंने सपने सजाए हैं, ठीक है, और नए नए उनके जो अभी सपने हैं, और साथ में उनका जो अपना जीवन साथी है उनके लिए उन्होंने, उनके साथ आगे जीवन के लिए उन्होंने जो सपने सजाए हैं, इन सबको दर्शाती है, ठीक है, और उनके हृदय की इच्छाओं को भी दर्शाती है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे एक लाइन है दोस्तों, ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, ठीक है। टिंकलिंग चमकता, टिंकलिंग है, टिंकलिंग मतलब दोस्तों जिस तरह से चूड़ियां आपस में टकराती है, जब चूड़ियां आपस में टकराती है ना तो एक मधुर आवाज पैदा होती है, जब चूड़ी आपस में टकराती है तो एक मधुर आवाज पैदा होती है। इसी तरह दोस्तों जब दुल्हन हंसती है तो उनकी हंसी मधुर पैदा करती है। जब चूड़ियां आपस में टकराती है दोस्तों, टिंकलिंग जो है ना, टिंकलिंग टकराना, जब चूड़ियां आपस में टकराती है तो एक मधुर आवाज पैदा होती है, उस तरह से दुल्हन की हंसी मधुर लगती है, ल्यूमिनस चमकती है, ठीक है, टेंडर, बहुत ही टेंडर, जो आपका दयालुपन जो होता है। इसके बाद लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। ब्राइडल लाफ्टर का मतलब होता है दोस्तों, ब्राइडल लाफ्टर मतलब जब
जो दुल्हन है उनको वो हंस रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास उनको जो हंसी है ना, वो अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वो बहुत ही खुश है नए जीवन को लेकर। जो उन्होंने सपने देखे हैं, जो जीवन साथी के लिए जो उनको मनचाहा जीवन साथी मिला है, तो वो बहुत ही खुश है। तो उनके ब्राइडल लाफ्टर मतलब यही हुआ। और ब्राइडल टीयर का मतलब, तो दोस्तों टीयर मतलब ये होता है आंसू। तो ब्राइडल टीयर का मतलब हुआ कि जो अब दुल्हन अपने घर से माँ पापा से दूर जा रही है, ठीक है, अपने बचपन की यादों से दूर जा रही है। तो ब्राइडल टीयर मतलब जब दुल्हन अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही है, अपने बचपन की यादों से दूर जा रही है, तो ब्राइडल टीयर, तो उनकी आंखों में आंसू है। तो एक तरफ खुशी, मैंने आपको समझाया, एक तरफ आंसू। तो इस तरह से दोस्तों जो तीसरा पैराग्राफ था उसमें ब्राइड के लिए बातें बोली गई थी। और हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें कहा गया है वो हमारे माँ, पत्नी, इन सब के बारे में है कि सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक ग्रे। कुछ चूड़ियां बैंगल सेलर के पास पर्पल यानी बैगनी और गोल्ड फ्लेक ग्रे और सुनहले सोने की परत वाली ग्रे कलर की है, धूसर कलर जिसको बोलते हैं ग्रे। तो कुछ चूड़ियां बैंगल सेलर के पास बैगनी और सोने की परत वाली धूसर यानी ग्रे कलर की है, जो कि आधे, जो कि मैच्योर, ठीक है, मैच्योर परिपक्व जो होता है, मैच्योर परिपक्व महिलाओं के लिए है जिन्होंने अपना आधा जीवन जिया है, अभी जी लिया है, आधा जीवन जिनका व्यतीत मतलब बीत गया है, ठीक है। तो whose hands have ever cherished, whose love has blessed, जिनका hands ever cherished, whose hands have ever cherished का मतलब है दोस्तों कि उन्होंने अपने बच्चे को काफी प्यार से पाला है, ठीक है। whose hands have cherished मतलब हुआ दोस्तों कि उन्होंने अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से पाला है। whose love has blessed, उनका जो प्यार है वो blessed है, blessed मतलब blessing की तरह, आशीर्वाद है, ठीक है। एंड cradled the fair sons on her beauty faithful breast, और उन्होंने अपने क्रैडल मतलब होता है पालने में झुलाना या फिर बड़े प्यार से पालन पोषण करना, बड़े प्यार से को पालन पोषण करना अपने प्यारे बेटे को, ठीक है, जो उन्होंने अपने हाथों से अपने गोद में उन्होंने उनको पाला है, ठीक है, अपने बेटे को अपने गोद में पाला, ठीक है, उन्हें पालने में झुलाया, ठीक है, बहुत प्यार से रखा। एंड सर्व्स हर हाउसहोल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, और अपने घर को बहुत ही प्राइड, फ्रूटफुल प्राइड का मतलब हुआ दोस्तों कि बहुत ही क्या हुआ, गर्व के साथ अपने घर गृहस्थी को भी चलाया है। जैसे हमारी माँ, आपकी माँ, ये लोग बहुत ही मेहनत से, बहुत ही गर्व से अपने घर संसार हम लोगों का पालन पोषण, ठीक है, सभी चीज को देखते हुए चली है, ठीक है। एंड वर्शिप्स द गॉड एट हर हस्बैंड साइड, और अपने पति के साथ धार्मिक कार्यों में भी भाग लिया, ठीक है। तो दोस्तों 4th पैराग्राफ में ही था कि कुछ चूड़ियां बैंगल सेलर के पास जो है वो आधे उम्र के महिलाओं के लिए है, जो हमारी माँ है, पत्नी हुई किसी की, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, जो उन्होंने अपने बच्चे को इतने प्यार से पाला, ठीक है, घर गृहस्थी को देखा, ठीक है, साथ में अपने पति के धार्मिक कार्यों में भाग लिया, ठीक है। इस तरह से लास्ट पैराग्राफ में बताया गया था। तो दोस्तों पोएम तो कंप्लीट मैंने कर दिया वन शॉट में, जैसा आपसे कहा था वन शॉट में कंप्लीट कर दिया। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग होंगे, कुछ वर्ड मीनिंग, तो वो वर्ड मीनिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो शॉर्ट के थ्रू वर्ड मीनिंग आपको दोस्तों हम शॉर्ट वीडियो के थ्रू यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, जिसमें क्या होगा 1 मिनट के अंदर सारा वर्ड मीनिंग एक जगह लिख के आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू दे देंगे, जिसमें आप बस एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। ऐसे तो बहुत सारा मतलब मैं समझा दिया हूँ। अब इससे दोस्तों कोई भी एमसीक्यू अगर आएगा ना तो आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, आप कुछ एमसीक्यू दिए हुए, इसको करने का ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हम लोगों ने पूरा वन शॉट में कंप्लीट कर लिया क्लास 11 सेमेस्टर 1। इस तरह से धीरे धीरे हम आगे के और पोएम और प्रोज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों आप में से कोई न्यू है चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संजीव झा क्लासेस जो है ना पूरा कॉमन के लिए क्लासेस है, जहाँ पे, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट भी हम पढ़ाएंगे। वो हिंदी इंग्लिश में तो आप जानते हैं, आप में से जो पुराने स्टूडेंट है वो हमें जानते हैं कि हमारा हिंदी इंग्लिश को लेकर कितना हमारा पकड़ है हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश के साथ साथ हम आपको अकाउंट, बिजनेस स्टडी, कॉस्ट टैक्स, लॉ, ये सारा सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें 11 और क्लास 12 पूरा कंप्लीट आपको कराएंगे।
ठीक है, तो अगर आप न्यू है चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो जब जाएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि वीडियो जब जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो वहां भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इस तरह के शॉर्ट और भी नॉलेजेबल वीडियो अपलोड होते ही रहते हैं।